हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कि सी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का सी टैट पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है मैंने लिया है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने आप लोगों को डे 1 से कहा था कि अगर आपको एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी की बुक जो है वो मेन है। कोई गाइड बुक नहीं पढ़ना है। गाइड बुक में जो है आप लोगों को आधी चीज़ें दी रहती है, आधी चीज़ें नहीं दी रहती हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी को एकदम बेसिक से लाइन टू लाइन पढ़ना है, क्योंकि आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि जो सीबीएसई सी टैट में एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान से मतलब एसएसटी से जो क्वेश्चंस पूछती है वो जो है आप लोगों को फैक्चुअल क्वेश्चन ही नहीं पूछती, स्टेटमेंट बेस्ड पूछती है, कथन और कारण बेस्ड पूछती है। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको चैप्टर समझ में आया हो। और यहाँ पे जो है मैं एनसीईआरटी आप लोगों को पूरा एकदम बेसिक से करवा रही हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। जिन लोगों ने उन नोट्स को पढ़ा होगा, चीज़ों को जब मैंने समझाया उसे समझा होगा, तो आज देखेंगे कि वो क्वेश्चन कितनी आसानी से कर ले रहे होंगे। इस तरह से जो मैं एनसीईआरटी की बुक तो करवाऊंगी, साथ में अब हम जो है प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस स्टार्ट करने का मेन मकसद यही है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस आते किस टाइप के हैं। अगर वो नहीं आप लोगों को पता चलेगा तो कितना भी पढ़ ले कोई फायदा नहीं होने वाला। तो एनसीईआरटी तो हम कवर करेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आज जो है कि पहला प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट किया है। अब मतलब कि डेली नहीं, कभी एनसीईआरटी की बुक करवाऊंगी, कभी प्रैक्टिस करवाऊंगी। इस तरीके से दोनों क्लासेस जो है हमारी चलेंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आप एनसीईआरटी जिनका पेपर 2 एसएसटी है उसमें एक अच्छा स्कोर, वो जो है एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करें। साथ ही बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस आप लोगों की साइड बाय साइड स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एनसीईआरटी के साथ जो है प्रैक्टिस पर भी फोकस करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पे जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट की, चाहे सीडीपी हो, ईवीएस हो या एसएसटी हो और या हिंदी हो। एक एक करके जो है सब क्लासेस हो रही हैं और बाकी जो बची है वो भी जल्द ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अगर आप सी टेट पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो है हम मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, साथ में बीच बीच में आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि आप एक अच्छा स्कोर कर लें। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन और बेहतर तरीके से समझते हुए करेंगे, इतना मैं दावे के साथ कहती हूँ। जिस तरीके से मैं समझाऊंगी ना, अगर ये क्वेश्चन घुमा कर भी आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। इस तरीके से जो है मैं प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। देखिए क्वेश्चन 1 है, कथन ए और बी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की विशेषताएं है। मतलब दो कथन दे रखा है जो कि किसी एक महाद्वीप के बारे में है, तो वो किसकी विशेषताएं है। ए क्या बोल रहा है, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। ये देखिए समुद्र है, समुद्री नहीं समुद्रों। अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, टाइपिंग में हो जाता है। समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। कर्क विश्वत, ये क्या है, विश्वत। और विश्वत की स्पेलिंग क्या होती है, ये भी यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंटिंग। ठीक है, विश्वत ये श है। विश्वत और मकर तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। मतलब एक ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। कर्क विश्वत और मकर तीनों रेखाएं उससे होकर गुजरती हैं। तो देखिए कौन सा महाद्वीप है। पहली बात तो एक मिनट, एशिया महाद्वीप होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका। देखिए एशिया महाद्वीप तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस महाद्वीप से लिख लीजिए, इस महाद्वीप से केवल कर्क और विश्वत रेखा जो है जाती है। ठीक है, कर्क रेखा जो कि भारत से भी गुजरती है, क्योंकि भारत जो है एशिया का पार्ट है। ठीक है, तो कर्क रेखा और विश्वत रेखा जो है एशिया महाद्वीप से बस गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से एकमात्र मतलब कि मकर रेखा जो है इससे गुजरती है। दक्षिण अमेरिका से दो रेखाएं, विश्वत रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। तो बचा क्या, अफ्रीका। याद रखिएगा अफ्रीका इकलौता एक सातों महाद्वीपों में से इकलौता एक महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विश्वत रेखा और मकर रेखा तीनों उससे होकर गुजरती हैं। और ये चारों तरफ से जो है समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये 7 महाद्वीप है हमारा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है जिसमें एकमात्र आप लोगों को दिख रहा होगा बीचों बीच में एकमात्र जो है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे कर्क रेखा,
मकर रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती हैं। ये ऊपर वाली कर्क रेखा है, फिर विषुवत रेखा, मकर रेखा, ठीक है। ये एकमात्र महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और कई बार जो है तीसरा स्टेटमेंट आपसे कथन तीसरा दे सकता है, वो कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा एकदम बीचों बीच से काटती है, तो वो भी आपका केवल कौन सा महाद्वीप है, वो है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका जो है जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप को बीचों बीच से काटती है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि अफ्रीका जो है एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। और ये महाद्वीप जो है चारों तरफ से देख सकते हैं, यहाँ पे अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य महासागर, कहने का मतलब है समुद्रों और महासागरों से जो है ये घिरा हुआ है। तो ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब कि कथन और कारण को हमें पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। इसको भी मैं आपके थ्रू समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, बिल्कुल सही। क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को ये चैप्टर एक दिन करवाया था, कर्क और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इसका तापमान जो है सबसे अधिक होता है। लेकिन कर्क रेखा के बाद, मतलब उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का, और मकर रेखा के बाद दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाला जो क्षेत्र है, हमेशा यहाँ का तापमान जो कैसा रहता है, मध्य रहता है। इसीलिए जो ये एरिया है शीतोष्ण कटिबंध का बोला जाता है, ठीक है। अब कारण क्या है, मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता। ये भी आपका सही है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, आपको यहाँ पे मैं मैप के थ्रू समझा देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैं बोलूँगी आप लोगों को कुछ क्लियर होगा नहीं। देखिए, कर्क रेखा ये आप लोगों को दिख रहा है और ये मकर रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसका तापमान बहुत ही अधिक होता है। यहाँ पर इसे जो है, इसीलिए जो है इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। तापमान अधिक होने के कारण जो है यहाँ पर वर्षा बहुत ही अधिक होती है इन दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र का। और ये क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद, मतलब कि मकर रेखा के बाद दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, और कर्क रेखा के बाद उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है तापमान मध्य रहता है। और यहाँ पर कभी भी सूर्य ठीक सर के ऊपर दिखाई नहीं देता। लेकिन कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है बहुत ही अधिक गर्म होता है। यहाँ पे सूर्य जो है सर के, एक टाइम पे सूर्य जो है सर के एकदम पूरा ऊपर दिखाई देता है। कहने का मतलब होता है यहाँ पे इतनी अधिक गर्मी होती है कि वर्षा भी इसी के कारण जो है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसके बाद जो आता है जो क्षेत्र, वो शीतोष्ण वाला जो क्षेत्र कहा जाता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। विकल्प क्या है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, सही तो दोनों है, लेकिन बोला है कि मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच वाले जो क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, उसके हिसाब से जो मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता, ये इसका कारण जो है सही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये बिल्कुल सही है। ये पॉइंट जो है दोनों सही कर रहा है, लेकिन इसकी जो है व्याख्या ये सही नहीं कर पा रहा है। ए सही है लेकिन आर गलत, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। और ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो आप लोग कभी भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो है आपका दक्षिण ध्रुव को लेकर पूछा है, तो नेक्स्ट बार जो है उत्तर ध्रुव को लेकर क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। हाँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का आपको जो है चयन करना है। ए और आर, यहाँ पे भी कथन कारण। ए क्या बोल रहा है, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। बिल्कुल सही बात है। जो अधिकेंद्र वाला जो भाग होता है ना, वहाँ पे सबसे अधिक हानि होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जब कंपन होता है, जहाँ पे भूकंप उठता है, जो केंद्र होता है उसके ठीक 90 डिग्री पर जो है अधिकेंद्र होता है, ठीक है। अधिकेंद्र का जो निकटतम भाग होता है वहाँ पे जो सबसे अधिक जो है हानि होती है। जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर होते जाएंगे वहाँ पे जो है वो क्षेत्र जो है कम प्रभावित होने लगता है, मतलब हानि कम होने लगती है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो केंद्र जहाँ पे कंपन होता है, धरती में जहाँ पे कंपन होता है, उसके ठीक 90 डिग्री पर जो है अधिकेंद्र वाला भाग होता है, ठीक है। अधिकेंद्र से दूरी जो है बढ़ने के साथ साथ भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे जो है कम होने लगती है। मतलब कि
जहाँ पे पृथ्वी पर सबसे अधिक कंपन होगा, जो केंद्र जहाँ पे भूकंप उठता है उसके ठीक 90 डिग्री पर जो है अधिकेंद्र होता है। जो अधिकेंद्र वाला भाग है वहाँ पे सबसे अधिक हानि होती है। जैसे जैसे इससे दूरी जाएंगे वैसे वैसे तीव्रता जो है इसकी कम होती जाएगी। तो ये दोनों ही कथन सही है और ए की जो है आर सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अब मैं मैप के आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए, जब पृथ्वी में कंपन होता है तो वहाँ पे जो है फोकस बिंदु मतलब केंद्र कहलाता है। इसके ठीक 90 डिग्री पर जो है आपका क्या होता है, अधिकेंद्र। जो ये वाला एरिया है ना सबसे अधिक प्रभावित होता है, इसके पास का अधिकेंद्र के पास वाला एरिया जो है सबसे अधिक हानि होती है। लेकिन जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर होते जाएंगे वहाँ पर जो है इसका जो है तीव्रता जो है इसका प्रभाव जो है भूकंप का कम होता चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको जब पढ़ा रही थी ना तब मैंने बताया था कि ये पूछता है और आप लोगों को पूरा मैप के थ्रू मैंने समझाया था। अगर जिन कैंडिडेट ने उसको अच्छे से, आप लोग एनसीईआरटी को सीरियस नहीं लेते, मैं देखती हूँ कि कोई वीडियो पूरी देखता नहीं है, एक दो कैंडिडेट को छोड़कर। लेकिन अगर आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ तो बस आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है अगर सही से देख लेंगे ना तो आपका ही फायदा होगा। आप जो है देखेंगे कि एसएसटी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को एनसीईआरटी उस तरीके से नहीं करना, प्रैक्टिस करना है तो वो भी मुझे बोल दीजिए। मैं प्रैक्टिस इतने अच्छे तरीके से करवा देती हूँ कि आपको जो है एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी ना पड़े। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, मेरा तो यही सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों की जगह से गुजरी हूँ, मैंने खुद भी तैयारी की है, तो आप लोगों की स्थिति को मैं समझ सकती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि बहुत कम टाइम है, क्या पढ़ें, प्रैक्टिस ही कर लें। ये मत सोचिए, अभी आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लें, जितना मैं करवाती हूँ ना उसको करते चलिए बस। हाँ, एकदम सही तरीके से मैं बोलती हूँ कि अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, तो इसका मतलब है कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो इन शॉर्ट अगर आपके नोट्स रहेंगे ना तो एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन में एक हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये सूची लिखा हुआ है, इसको भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है। घास स्थल दे रखा है और वो घास स्थल कौन सी जगह पर है उसके बारे में बता रखा है। तो पहला क्या है, कंपोस्ट। कंपोस्ट का क्या बोला है कि कंपोस्ट कहाँ पर है, मैंने आप लोगों को समझाया था। कंपोस्ट जो है ये ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है। पैम्पास कहाँ पर है, तो पैम्पास जो है आप लोगों का कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। डॉन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। लानोस जो है वेनेजुएला में है। ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो इसमें जो है ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो इसका जो करेक्ट है, क्योंकि मैंने ये बोला था फोर्थ है, पैम्पास जो है आपका अर्जेंटीना, डॉन ऑस्ट्रेलिया और लानोस जो वेनेजुएला, इसके हिसाब से तो हमारा ए करेक्ट होता है। ठीक है, मैं वैसे इसको छोड़ते हैं, मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। एक मिनट, क्या हो गया ये, वेट, हाँ, डायग्राम से कि आप लोगों को समझ ही आ जाए। ठीक है, देखिए, अगर हम क्या अभी मैंने बताया कंपास। कंपास कहाँ पर है, देखिए ये ब्राज़ील दिख रहा है ना, ब्राज़ील में, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील पड़ता है। पैम्पास जो है ये कहाँ पर है, ब्राज़ील में। कंपास जो है ब्राज़ील में है। लानोस जो है अर्जेंटीना में है, लानोस जो है वेनेजुएला में है। ठीक है, ये वेनेजुएला है। और जो पैम्पास है वो आपका ये अर्जेंटीना में है। ठीक है, डॉन जो यहाँ पे दिया नहीं है, देखिए यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है आपका डॉन पड़ता है। वेल्ड जो है ये आपका कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में। ये जो है याद कर लीजिएगा। स्टेपी जो है मध्य एशिया में है। प्रियरी घास स्थल जो है ये कहाँ पर है, तो प्रियरी घास स्थल जो है आपका उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं ना इस मैप के थ्रू, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप लोगों के लिए इतना किया है मैंने, तो ये आप लोग जरूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। अभी मैं जब बुक पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आपको बताऊँ कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है। मास्को व्लादिवोस्टक है ये। ठीक है, व्लादिवोस्टक, या सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टक, ये भी जो है आपका व्लादिवोस्टक है, व्लादिवोस्टक। ओके, व्लादिवोस्टक। मास्को स्वेत्स्काया या सेंट पीटर्सबर्ग स्वेत्स्काया, मतलब ये जगह का नाम है। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है। तो इसका आंसर जो है सेकंड आपका सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक जो है ये आप लोगों का ये दो, मतलब कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे तंत्र है दो जगहों को जोड़ता है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टक तक। आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, ये आप लोगों को जो मैंने करवाया था ना तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था। एक मिनट, क्या हो गया ये, एक मिनट, हाँ, देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो याद रखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से, कहाँ से,
पश्चिम रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से ये जो है व्लादिवोस्टोक तक जो है जाता है। आप लोग देख रहे हैं ना, ये व्लादिवोस्टोक तक जो है जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक, इसको कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो पश्चिम रूस को जो है ये प्रशांत महासागर ये तट को जोड़ता है, जगह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा, और ये आप लोग इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। ये जो इसीलिए ये डायग्राम दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 जल संसाधन से संबंधित है। देखते हैं, जल संसाधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। आप लोगों को बता दूं, आप जिस ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी, यहाँ पर जो है जमीन मतलब लैंड जो है कम है और पानी जो है अधिक है, मतलब कि जल की मात्रा जो है अधिक है। लेकिन जल की मात्रा अधिक होने के बावजूद भी पीने का जो पानी है वो बहुत ही कम है। कहने का मतलब है 97% जो जल है वो केवल लवणीय जल है। कितना है? लवणीय, मतलब जो उसमें नमक है। सिर्फ 3% जल है जो कि अलवणीय है। क्या है? अलवणीय है। ठीक है, अलवणीय है, ये मैं बोल रही हूँ, वो देखिएगा, भले ही आप लोगों को ये समझ में ना आए मैंने क्या लिखा है। अलवणीय जल है कितने? 3%। इसमें भी पीने योग्य जो जल है वो और भी कम है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड ऑप्शन क्या आप देखिए, अलवण जल का केवल, एक मिनट, अलवण जल का केवल 2.7% जल जो है मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। और लवण जल का 2.7% मानव उपयोग के लिए नहीं है, इसमें तो 2% पूरा का पूरा जल जो है बर्फ के रूप में है। 3% है जो अलवणीय जल है, 2% बर्फ के रूप में, 1% ही जो है मानव के उपयोग के लिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। लगभग 3.5 अरब है ये वर्ष पहले जीवन आदि जो है महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। ये आपका कथन सही है। ठीक है, जो सबसे पहले जो जीवन प्रारंभ हुआ था वो महासागरों में ही हुआ था 3.5 अरब वर्ष पहले। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। इसमें देखते हैं, तो मतलब कि सी जो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहली बात तो बादलों से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको हवाई जहाज उड़ाना है तो उस मंडल में जो है आपका जो है वो बादल नहीं होना चाहिए। समताप मंडल क्यों आदर्श बनाता है? क्योंकि समताप मंडल जो है आपका बादलों से मुक्त है। क्यों? शोभ मंडल में जो है बादल है, वहीं पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, लेकिन समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो एक आदर्श बनाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बादलों से मुक्त है। मौसम बादलों से मुक्त है तो मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी, तो ये भी उससे भी मुक्त है। तो मतलब सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। विभिन्न प्रकार की गैसों से मुक्त है, नहीं भाई, यहाँ पे गैस पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सभी गैसों से मुक्त है। बादलों से मुक्त है, इसीलिए जो है यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। यही कारण है कि जो शोभ मंडल है वहाँ पे जो है हवाई जहाज उड़ाने की एकदम सही स्थिति नहीं पाई जाती है, इसीलिए जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 6th और 7th में दोनों में ही मैंने करवाया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको किया होगा तो ये और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसको कर लीजिएगा। ओजोन वाला है या आपका उल्का पिंड वाला है, शोभ मंडल से सभी फैक्ट्स मैंने लिखवा रखा है। इसलिए जो है आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF भेजती हूँ और जो मैं समझाती हूँ उसको समझ लीजिए। आप डेफिनेटली आप SST में एक अच्छा स्कोर करेंगे। अदरवाइज आप अपने से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को मटेरियल पूरा मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को जो है चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, तो A और B सही है। देखते हैं यहाँ पर A और B ऑप्शन, देखिए सेकेंड ऑप्शन मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन से कथन सही है? ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं नहीं। अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यह वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही गर्म होता है। आप लोगों को मैंने बताया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है हमेशा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि यहाँ पे लगातार जो है यहाँ पे बहुत ही अधिक गर्मी होती है, तो इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ के जो वन है अपनी पत्तियाँ जो है कभी भी नहीं नीचे गिराते। मतलब ये बहुत ही हरे भरे वन होते हैं, बहुत ही घने वन होते हैं। ठीक है,
तो इसे इसलिए जो है वर्षा वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास में पाए जाते हैं, ये सही है। यह क्षेत्र गर्म होता है, पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, ये भी पॉइंट आपका सही है। यह अल्प शुष्क मौसम, देखिए शुष्क मौसम तो होता ही नहीं क्योंकि यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। ये थोड़े समय के लिए अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं, झाड़ते हैं, ये देखिए ये यहाँ पे झाड़ते हैं, लोग झाड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये उष्णकटिबंधीय अगर पर्णपाती वन होता है तो वो आपका होता है कि हाँ वो जो है अपनी पत्तियाँ जो है एक समय के बाद जो है गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, याद रखिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं। और यहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए जो ये वन है हमेशा हरे भरे रहते हैं और ये कभी भी अपनी पत्तियाँ जो है नीचे नहीं गिराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपका जो है करेक्ट है, ये दोनों जो है गलत है। तो ए और बी जो भी देखते हैं ऑप्शन में, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी। यहाँ पे थर्ड जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कर एक मिनट निम्नलिखित में से कौन से काम से लोग जो है क्या बोला, काम से, ये कर्म नहीं होगा, कर्म से बोले या काम से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं, किस काम से जाते हैं, तो इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग जो है रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। जो लास्ट चैप्टर करवाए थे ये उसी का क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बताया ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, वही मुझे आप लोगों को दिखाना है कि किस तरीके से सीबीएसई सीटेट में पूछती है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती। यही कारण है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। तो यहाँ पे जो है लोग क्यों जाते हैं, किस काम से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, गाँव से शहर में जाते हैं, रोजगार के कारण, शिक्षा के लिए और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। तो या बेहतर आवास की तलाश में, बेहतर आवास के लिए नहीं भी मिले, लेकिन ये तीनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ABC, 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ऑलरेडी ये मैं बता चुकी हूँ, इसलिए पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, नीचे दिए गए कथन A और R को पढ़ें और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और कारण क्या है इसको ध्यान से देखिए। औद्योगिकीकरण जो है अक्सर नगरों एवं शहरों के विकास में एवं वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये जो है 8th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उससे ये क्वेश्चन है। जो औद्योगिकीकरण है ये हमेशा जो है नगरों और शहरों के विकास में वृद्धि को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। उद्योग उसी स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये भी बात सही है, लेकिन ये सही इसको सही तरीके से बता नहीं रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है तो नहीं, ये नहीं सही है। तो ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल नहीं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे गड़बड़ है। ए सही है लेकिन आर गलत, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, दोनों गलत। दोनों सही है लेकिन एग्जैक्ट जो है ये जो कहना चाह रहा है ना कि औद्योगिकीकरण नगर और शहरों के विकास में वृद्धि को बढ़ावा देता है, लेकिन उद्योग जो है उसी स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ और सभी घटक जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये कह तो सही रहा है लेकिन उसको जो है सही साबित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब ये चैप्टर करवाऊंगी तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी मैं जो बता रही हूँ बस उतना ही समझाऊंगी, लेकिन चैप्टर जब करवाऊंगी तो इसमें जो चीज़ें आप लोगों को तब क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि और भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे। 11th क्वेश्चन क्या है, माल्च बनाने में पौधे के बीच अनावरित भूमि जो है वो जैव पदार्थ जैसे प्रवास से ढक देती है। जो अगर माल्च बना देते हैं तो ये भूमि को जो है जो भूमि है उसके वहाँ पे प्रवास से जो है उसे ढक देती है। तो क्या ये सही है? एक मिनट इसका आंसर दीजिए, 1 मिनट आंसर दीजिए आप लोग इसका। मैं रुकी हूँ, अब देखती हूँ कि यहाँ पे आप लोग जो है कैसे, यहाँ पर जो एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ पे मैं वही सोच रही हूँ, माल्च बनाने के पौधे के बीच जो अनावरित भूमि है उसको जो है किससे ढक देते हैं, तो वो जो है अनावरित जो भूमि है यहाँ पर होना चाहिए था जैव पदार्थ, राइट, यही मैं सोच रही थी क्या है यहाँ पे, जैव पदार्थ जैसे प्रवास से जो है ढक दी जाती है। तो ये किस लिए, उसकी मृदा की आर्द्रता को रोकने के लिए या भूमि अपरदन को, देखें भूमि अपरदन को कम करने के लिए तो होता नहीं है, बिल्कुल जो उसकी मृदा है उसकी में आर्द्रता बनी रहे उसको रोकने के लिए जो है इसको क्या है जैव पदार्थ से ढक देते हैं उसकी भूमि को। माल्च इसीलिए बनाते हैं, माल्च बनाने में पौधे के बीच जो अनावरित भूमि है उसको जैव पदार्थ से जो है ढक दी जाती है जिससे कि उसकी आर्द्रता बनी रहे, किसानों को खेतों में चलना आसान हो जाता है। ये भी नहीं, ये जो चीज़ें दे रखी है कि खरपतवार की वृद्धि को रोकने में मदद करता है, नहीं, माल्च बनाने से जो है आर्द्रता रोकने में जो है मदद मिलती है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो
आपको क्वेश्चन होगा सभी क्लियर हो गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए तो वो आपके गलत नहीं होंगे। अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, साथ ही अगर चाहते हैं कि सीटेट पहली बार में क्लियर हो, अगर आप पहली बार सीटेट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेसिकली यहाँ से जो है आप जुड़ सकते हैं। आप लोगों को बहुत ही यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। यहाँ पे मैं जो है नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ, साथ में जो है आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, चाहे वो कॉन्सेप्ट की हो चाहे प्रैक्टिस की हो, दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑल द बेस्ट। बस कैसे भी कीजिए, याद रखिएगा एकदम अच्छे तरीके से करेंगे तो आप जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे, तभी जो है सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और ये आपको वही समझा सकता है जो आप लोग जैसे ही तैयारी किया हो और इन सब चीज़ों को जो है फेस किया हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें आप लोगों को जो है क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट।